हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है आईकम फर्स्ट ईयर के फिनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर 1। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आईकम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है। उसमें हम लोग सभी चैप्टर्स के बारे में देखे थे कि किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग विधिवत चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक के एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और लॉकडाउन के वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और वो पढ़ाई भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने आपके लिए अकाउंटेंसी को शुरू किया है। आप ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मुझे अकाउंटेंसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अकाउंटेंसी कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा, इसके लिए गाइड कीजिए। तो दोस्तों, ये कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैट्रिक तक कभी मिला नहीं होता है और मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद इससे मुलाकात होती है, तो निश्चित रूप से ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे, स्टेप बाय समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। चूँकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है मैट्रिक बाद, तो समझने का कोशिश करना है। ये बहुत भारी भी नहीं है, बहुत जटिल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ये सरल है और टेक्निक पे आधारित है और ये हम लोगों के जीवन में दिनचर्या में शामिल है। जैसे हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉमर्स भी एक बृहद हिसाब किताब रखने का एक व्यवस्था है। तो इसको हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, पीजी, इन सारे चीज़ों में हम लोग इसी का विस्तृत रूप आगे पढ़ते जाते हैं। ये जटिल नहीं है। नए स्टूडेंट हैं आप तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि कॉमर्स बहुत जटिल है। बहुत जटिल नहीं है, बहुत सरल सब्जेक्ट है और ये हम अपने दिनचर्या में इसको अपनाते हैं। बस कोशिश करना है इसे समझने का। थोड़ा समय लगेगा। ये नया दोस्त है आपका, इससे दोस्ती करिए, अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। तो आज के इस क्लास में हम फिनेंशियल अकाउंट का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। इसको देखते हैं चैप्टर 1 को। ये इंट्रोडक्शन है, ये लेखांकन लेखा विधि का इंट्रोडक्शन है एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का इसके बाद शुरू होगा। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं और कुछ टेक्निकल वर्ड जो है उसको भी देखेंगे हम लोग, ताकि अकाउंटिंग करने के समय हमें समस्या का समाधान आसानी से कर पाएँ, हमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसमें प्रयुक्त कुछ टेक्निकल शब्द क्या है। इसे हम लोग जानकर अकाउंटिंग को सरल बना सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि अकाउंटिंग एक जटिल चीज़ नहीं है, बहुत सरल है। इसे दोस्ती करना है, इसको साथ लेकर चलना है, समझने का प्रयास करना है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, परिचय। ये हम लोग कॉमर्स के लिए नए हैं। आईकम फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए नया होता है। मैट्रिक के तुरंत बाद अगर हम इसमें इनरोल होते हैं तो कॉमर्स एक नया चीज़ है और उससे हमारी मुलाकात होती है। तो इसमें मैंने शुरू किया है फिनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन, लेखा विधि या अकाउंट्स जो कहिए आप। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है, इसका इंट्रोडक्शन जानना है, इसका परिचय जानना है कि ये क्या है। तो मेरा ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, परिचय, इसको देखते हैं। दोस्तों, मानव का इतिहास सभ्यता के इतिहास से जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे मानव इतिहास आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनके ज़रूरत के वस्तु का आविष्कार होते गया। जैसे जैसे मानव सभ्यता का इतिहास बढ़ा, उनके ज़रूरत के वस्तु का भी आविष्कार होने लगा। साथ ही साथ ये मानव सभ्यता का विकास जो है निरंतर आगे बढ़ता गया और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होते गया वैसे वैसे
उनके ज़रूरत के वस्तुओं का उत्पादन में भी वृद्धि होता गया। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, कोई भी लेन देन का लेख मतलब एक नोटबुक होना ज़रूरी होता है। तो हम लोग छोटे स्तर पे अगर किसी को देते हैं या लेते हैं तो एक रजिस्टर में उसको नोट कर लेते हैं, एक डायरी में नोट कर लेते हैं। तो शुरुआती दौर में ऐसा संभव था जब जनसंख्या कम थी, मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, उत्पादन क्षमता भी कम था आवश्यक वस्तुओं का। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ते गया, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ते गया, वैसे वैसे ये जो मौखिक या छोटे स्तर पर जो नोट होता था, हम लोग लिखा करते थे, उस व्यवस्था में भी संशोधन होते गए। और आज जो समय है वो बड़े बृहत स्तर पर उत्पादन का समय है, चूँकि जनसंख्या विकराल है, बहुत बड़ा है, और उनके उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन भी बड़े मात्रा में होता है। तो यहाँ मौखिक या छोटे या बिखरे हुए व्यवस्था से हम इसका रिकॉर्ड संधारण नहीं कर सकते हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का इतिहास बढ़ते गया, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ते गया, और जब आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ते गया तो एक सुव्यवस्थित ढंग से लेखांकन प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस हुई। जब ये आवश्यकता महसूस हुई तो ये लेखांकन प्रक्रिया जो पहले से चला आ रहा था उसको एक सुव्यवस्थित ढंग दिया गया, एक उसका पैटर्न दिया गया, एंड अकाउंटिंग का विकास हुआ। जब छोटे स्तर पर उत्पादन होता था तो छोटे स्तर पर लेखांकन होता था या मौखिक भी याद रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा एक बृहत स्तर पर अकाउंटिंग व्यवस्था का भी आविष्कार हुआ और लेखांकन प्रक्रिया शुरू हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का जो एक याद रखने की क्षमता है वो सीमित है। बहुत सारे चीज़ों को हम अपने दिमाग में ऑब्जर्व करते हैं लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है। तो पहले छोटे स्तर पे अकाउंटिंग होता था, छोटे स्तर पे लोग रहते थे, बहुत कम जनसंख्या थी, बहुत कम उत्पादन होता था, तो ये दिमाग में भी याद रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, फिर उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ कार्य व्यापार भी आगे बढ़ा। तो ये जब बृहत स्तर पे व्यापार आगे बढ़ा तो मनुष्य मस्तिष्क को याद रखने में कठिनाई होने लगी। तो ये अकाउंटिंग का एक सुव्यवस्थित संरचना तैयार किया गया ताकि मानव मस्तिष्क तो भूल सकता है, लेकिन जो कागज़ पे नोट डाउन हो गया है वो भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ने पे उसको हम फिर से वापस निकाल कर देख सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग का आविष्कार का पहला चरण था कि उत्पादन बढ़ा, लेन देन बढ़े और मानव मस्तिष्क को याद रखने में कठिनाई होने लगी। तो लोगों ने एक तरीका अपनाया और इसको पुस्तकों में लिखने लगे, बुक में लिखने लगे, और उस बुक में लिखने की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित ढंग प्रदान किया गया, वही अकाउंटिंग कहलाया। आज ये अकाउंटिंग बृहद स्तर पे अपनाए जाते हैं, चूँकि उत्पादन प्रक्रिया जो है बृहद स्तर पे होता है, लेन देन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अकाउंटिंग का भी विकास निरंतर होते गया और आज ये अपने बृहद अवस्था में कार्य रूप ले चुका है। ये आज अपने बृहद अवस्था में आ चुका है और हम इसका जानकारी प्राप्त करके हम समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे संधारित किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों का अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का इतिहास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुस्तपालन क्या है। पुस्तपालन मीन्स बुक कीपिंग। इसका मतलब हुआ समस्त लेन देनों को एक बुक अर्थात एक पुस्तक में लिखना। इसी को हम लोग पुस्तपालन बोलते हैं। जैसे अगर कोई लेन देन बृहत स्तर पे होता है तो मानव मस्तिष्क के याददाश्त का क्षमता सीमित है, वो इसे हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम के लिए याद
नहीं रख सकता है, इसलिए उस लेन देन को एक पुस्तक में नोट डाउन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पुस्तपालन या बुक कीपिंग कहते हैं। तो हम इसका इतिहास देखेंगे। दोस्तों, बुक कीपिंग का जो हिस्ट्री है, पुस्तपालन का जो इतिहास है, ये धन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब से धन का इतिहास होगा तब से इसका भी इतिहास होगा, ऐसा माना जाता है। अनेक तथ्य प्रमाणित करते हैं कि पुस्तपालन या लेखांकन किसी न किसी रूप में वैदिक सभ्यता में प्रचलित थे। भारतवर्ष में पुस्तपालन एवं लाभ के लेखांकन का प्रयोग मनु संहिता में भी मिलता है। मनु संहिता के अध्याय 7 के श्लोक 127 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पुस्तपालन या लेखांकन का जो इतिहास है, ये बहुत प्राचीन का इतिहास है, ये आज का नहीं है। लेकिन यह पुस्तपालन बिखरा हुआ था, इसका कोई स्पेशली जो तरीका होता है वो नहीं था। ये बिखरा हुआ था और जैसे तैसे लोग इसका उपयोग करते थे। लेकिन आगे चलकर इस बिखरे हुए तकनीक को, बिखरे हुए पुस्तपालन को, बिखरे हुए लेखांकन विधि को एक समग्र रूप प्रदान किया गया, एक समग्र रूप प्रदान किया गया और वो हमारे सामने लेखा विधि के रूप में उभर कर आया। पुस्तपालन के दोहरे लेखा प्रणाली का जन्मदाता लुकास पिसियोली को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बुक का रचना किया था और उसमें सभी बिखरे हुए लेखांकन पद्धति को एक समग्र रूप से उस पुस्तक में वर्णित किए थे और वहाँ से दोहरा लेखा प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। इन्होंने 1494 में इस पुस्तक की रचना की थी, लेकिन इस बुक से पहले, इनके रचना से 100 वर्ष पहले से लेखांकन का इतिहास सामने आता है। लेकिन उससे पहले लेखांकन जो था बिखरा हुआ था, एक समग्र रूप इसको प्रदान नहीं किया गया था और डबल एंट्री सिस्टम में नहीं था। तो इन्होंने बिखरे हुए लेखांकन को एकत्रित किया और डबल एंट्री सिस्टम इजाद किया, इसलिए लुकास पिसियोली को दोहरे लेखा प्रणाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा बुक कीपिंग मीनिंग एंड डिफिनीशन, पुस्तपालन अर्थ एवं परिभाषा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पुस्तपालन के अर्थ को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे। दोस्तों, पुस्तपालन से साधारणतः आशय किसी पुस्तक को रखने से होता है, लेकिन विशेष संदर्भ में पुस्तपालन का अर्थ आर्थिक लेन देनों का एक विधि सम्मत रूप से लेखांकन या लेखा जोखा पुस्तपालन कहलाता है। आर्थिक लेन देनों को व्यवस्थित सिस्टमैटिक ढंग से लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड्स रखना, आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड्स रखना, यही पुस्तपालन है, यही इसका अर्थ है। और पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है। किसी भी कार्य के करने के नियमों एवं सिद्धांतों को विज्ञान कहते हैं एवं इस नियमों एवं सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से अपनाने की प्रक्रिया को कला कहते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटिंग भी, पुस्तपालन भी नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। नियमों एवं सिद्धांतों से इसमें लेखांकन करते हैं और इसे व्यवहारिक रूप से अपनाते हैं। इस तरह से लेखांकन जो है, पुस्तपालन जो है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इसलिए लेखांकन को कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने पुस्तपालन का परिभाषा दिया है। उस परिभाषा को देखने से हम समझ सकते हैं कि पुस्तपालन सही अर्थों में क्या है। तो देखते हैं हम विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा क्या कहता है। जे.आर. बैटली बॉय के शब्दों में, बही खाता व्यापारिक लेन देनों की लेखा बहियों में लिखने की कला है। जे.आर. बैटली बॉय कहते हैं कि बही खाता व्यापारिक लेन देनों की लेखा बहियों में लिखने की
कला है। दूसरे विद्वान स्पाइसर एवं पैगलर कहते हैं कि बही खाता व्यावसायिक एवं अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में व्यक्त करने की कला है। आधुनिक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बही खाता वह कला है जिसके अनुसार वित्तीय या व्यापारिक लेन देन को नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। उसी प्रकार एक और विद्वान एलसी कॉपर कहते हैं कि व्यावसायिक लेन देनों और उसके धन पर होने वाले प्रभावों को दिखाने के अस्थायी लेखे करने की कला को बही खाता प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा को देखे और इससे यह स्पष्ट होता है कि ये पुस्तपालन अर्थात बही खाता बुक कीपिंग या लेखांकन वह प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित ढंग से अर्थात नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए जो लेखा किया जाता है उसे हम लोग बुक कीपिंग या पुस्तपालन या अकाउंटिंग कहते हैं। ये इस तरह से हम लोगों ने बुक कीपिंग को जाना, बुक कीपिंग के अर्थ को जाना, इसके मीनिंग को जाना। दोस्तों, हमने पुस्तपालन के बारे में जाना, इसका थोड़ा बहुत इतिहास देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि पुस्तपालन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि आखिर पुस्तपालन रखने की आवश्यकता क्या है। हम एक क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक ढंग से बुक कीपिंग क्यों करेंगे। हम ऐसे ही एक छोटे से कच्चे पुस्तक में या किसी भी तरह से क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, अर्थात पुस्तपालन या बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हम लोगों का ये टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखा कर्म के उद्देश्य। हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये हम लोग देखने का प्रयास करें ताकि हमें समझ पाए कि आखिर अकाउंटेंसी क्यों करना है, बुक कीपिंग क्यों करना है। तो पहले समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक होगा मेन ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड होगा अदर ऑब्जेक्ट्स, मुख्य उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग मेन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट्स का पहला पॉइंट होगा नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का ज्ञान। दोस्तों, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि कोई भी व्यवसाय लाभ अर्जित करने के दृष्टिकोण से चलाया जाता है। कोई भी उद्यमी, कोई भी व्यवसाय करता ऐसा नहीं होगा, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा जो इस उद्देश्य से चलाए कि उसके व्यवसाय में लॉस हो, हानि हो। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के उद्योग धंधा, सभी प्रकार के व्यवसाय लाभ अर्जित करने के दृष्टिकोण से चलाया जाता है। तो बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी से हम लोग ये जान पाते हैं कि फर्म, व्यवसाय या उद्योग व्यवस्था वो लाभ अर्जित कर रहा है या हानि के दिशा में बढ़ रहा है, इसका नॉलेज हमें बुक कीपिंग से, अकाउंटेंसी से हो पाता है। अगर हम प्रॉपरली बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि व्यवसाय को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। उस परिस्थिति में व्यवसाय, उस परिस्थिति में उद्योग या बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी ज़रूरी है ताकि हम जान पाएँ कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो लाभ की ओर अग्रसर है या हानि की ओर अग्रसर है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमको अनुमान, नॉलेज होते रहना आवश्यक है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज हमको हो, इसके लिए बुक कीपिंग आवश्यक है।
ये पहला पॉइंट है मेन ऑब्जेक्ट्स का। एंड दूसरा पॉइंट होगा आर्थिक स्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। कोई भी व्यवसाय, उससे अर्थ का उपार्जन होता है और अर्थ के उपार्जन के लिए हमें उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें अर्थ लगाना पड़ता है, अर्थात पूंजी लगाना पड़ता है। और उस व्यवसाय से अगर प्रॉफिट होता है तो पूंजी बढ़ता है और लॉस होता है तो पूंजी घटता है। तो अगर हम लेखांकन नहीं करें, बुक कीपिंग नहीं करें, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि व्यवसाय का वर्तमान इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो ये हमें पता चलते रहे कि वर्तमान इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, करेंट इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, इसके लिए हमको प्रॉपरली बुक कीपिंग की आवश्यकता होगी। अगर हम बुक कीपिंग नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि फिनेंशियल कंडीशन हमारे फर्म का क्या है। तो इसलिए फिनेंशियल कंडीशन हम अपडेट होते रहे उससे, इसलिए बुक कीपिंग आवश्यक है, वो भी एक प्रॉपरली सिस्टम में बुक कीपिंग आवश्यक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, वर्तमान जो युग है वो बृहत व्यवसाय का है और इस बृहत व्यवसाय को नियंत्रित रखने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो ये नियम और कानून के दायरे में कोई भी कंपनी रहे, उसको फुलफिल करे, इसके लिए प्रॉपरली बुक कीपिंग की आवश्यकता होती है। ये एक कानूनी प्रक्रिया भी है या कानूनी रिक्वायरमेंट भी है कि एक सिस्टम में, एक प्रॉपर सिस्टम में बुक कीपिंग किया जाए। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा व्यवसाय के आर्थिक दिशा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के आर्थिक दिशा का ज्ञान, बुक कीपिंग से हम जान पाते हैं कि हमारे व्यवसाय का आर्थिक जो एक वे है, आर्थिक जो एक डायरेक्शन है, वो किस ओर बढ़ रहा है, वो अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ अच्छे डायरेक्शन का मतलब हुआ बहुत सारे कॉस्ट को कंट्रोल करके, बहुत सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके लाभ अर्जित करने के दिशा में व्यवसाय को जाना। एंड दूसरा डायरेक्शन इसका होगा जिसको हम लोग निगेटिव डायरेक्शन भी कहते हैं, उस दिशा में व्यवसाय को हानि ही हानि होने की संभावना होती है। तो ये इकोनॉमिकल डायरेक्शन हमारे बिजनेस का किस ओर जा रहा है, ये हम प्रॉपरली और सिस्टमैटिक ढंग से बुक कीपिंग करके ही जान पाएंगे। अगर अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग नहीं करते हैं तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे फर्म का जो इकोनॉमिकल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है या निगेटिव साइड में जा रहा है। तो ये इकोनॉमिकल डायरेक्शन से अपडेट होते रहे, इसलिए हमको बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी एक प्रॉपरली सिस्टम में करना आवश्यक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन, कर निर्धारण में सहायक। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय अगर शुरू किया जाता है तो उसको कई प्रकार के कर सरकार को चुकाने पड़ते हैं। तो ये कर का निर्धारण कैसे होगा अगर हम प्रॉपरली बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी नहीं करते हैं तो इसका प्रॉपरली कैलकुलेशन हो पाए, इसलिए भी बुक कीपिंग आवश्यक होता है। तो ये रहा बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्ट्स, मुख्य उद्देश्य। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का अन्य उद्देश्य या अदर ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा अदर ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों का जो टॉपिक था ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें हम लोग मेन ऑब्जेक्ट्स को देख लिए हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स को देखना बाकी है। तो आइए अदर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इसमें पहला हम लोगों का पॉइंट है अन्य उद्देश्य। अदर ऑब्जेक्ट्स में पहला पॉइंट है क्रय विक्रय एवं अंतिम रहतिया का ज्ञान, नॉलेज ऑफ परचेज सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम जिस वस्तु में व्यवसाय कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बाइक सेलर है तो कितना बाइक परचेज किए हैं,
कितना सेल किए हैं और कितना स्टॉक हमारा गोदाम में बचा हुआ है। अगर बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो हमको बार बार जाकर अपने गोदाम में काउंट करना पड़ेगा। अगर हम बुक कीपिंग किए रहेंगे तो आसानी से बुक को देखकर, अकाउंटेंसी को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे गोदाम में कितना अभी स्टॉक बचा हुआ है। परचेज माइनस सेल इक्वल टू स्टॉक हो जाएगा। तो इसलिए पुस्तपालन या अकाउंटेंसी बहुत आवश्यक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नगद धनराशि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कैश अमाउंट। हम अकाउंटेंसी करके यह जान पाते हैं कि करेंट में हमारे बिजनेस में कैश अमाउंट कितना है। अगर हम बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी नहीं करेंगे तो हमको बार बार कैश को काउंट करना पड़ेगा। और अगर हम प्रॉपरली बुक कीपिंग करते हैं या अकाउंटेंसी करते हैं तो हम आसानी से पुस्तक को पलट कर देख पाते हैं कि हमारे व्यवसाय में कैश अमाउंट कितना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा आय व्यय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम किसी भी व्यवसाय के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाकर आसानी से ये जान पाते हैं कि कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना सरप्लस है, कितना डिफिसिट है। तो इसलिए प्रॉपरली सिस्टम में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग जरूरी है ताकि हम जान पाए कि हमारा इनकम क्या है एंड एक्सपेंडिचर क्या है, ये जान पाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट मेरा है लेनदारों एवं देनदारों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स। व्यवसाय में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक लेनदार होते हैं, एक देनदार होते हैं। एक वैसा व्यक्ति होता है जिसका मेरे ऊपर कर्ज होता है, मैं उसको देने वाला होता हूँ। दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसके यहाँ मेरा कर्ज होता है, मैं उससे लेने वाला होता हूँ। तो ये जानकारी हम बुक कीपिंग करके अकाउंटेंसी करके ही रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम सोचेंगे कि हम अपने दिमाग से याद रखेंगे तो वो आगे चलकर मिस्टेक हो सकता है, हम भूल सकते हैं और हमारा धनराशि डूब सकता है। इस तरह से इससे बचने के लिए हम लोगों को बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी किसी भी व्यवसाय में करना अनिवार्य हो जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा पूंजी का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कैपिटल। हम बैलेंस शीट बनाकर किसी भी संस्थान का ये जान पाते हैं कि उस संस्थान में, उस व्यवसाय में उसका कैपिटल वर्तमान में कितना है। अगर हम बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी प्रॉपरली सिस्टम में नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि उस संस्थान का कैपिटल कितना है। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में देखा कि बुक कीपिंग क्या है, इसका इतिहास क्या था, इसका विकास कहाँ से जुड़ा है, इसका विकास कैसे हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके डिफिनीशन को देखा, इसके ऑब्जेक्ट्स को देखा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। सभी छात्रों से एक अनुरोध है, मैंने ये आज आईकम फर्स्ट ईयर के अकाउंटेंसी को शुरू किया है तो आप लोग आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें ताकि आपके इस अकाउंटेंसी का, इस अकाउंटिंग का, इस फिनेंशियल अकाउंट का एक अच्छे तरह से तैयारी हो सके। अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि अच्छे ढंग से तैयारी हो पाए। तो आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।